रविंद्र का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। रविंद्र के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम सैम और छोटे बेटे का नाम शिव था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में सैम और शिव की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। सैम सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। सैम, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पे रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सैम और शिव दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पे जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर बढ़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश उल्टी लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो सैम और शिव दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत रविंद्र को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। रविंद्र, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? सैम, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। रविंद्र, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में रविंद्र को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। रविंद्र ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रविंद्र को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर सैम और शिव दोनों आपस में बात करते हैं। सैम, शिव, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि उसे बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। शिव, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। सैम, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। शिव, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। शिव के मना करने के बावजूद सैम नहीं मानता है और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। सैम खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। सैम डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ सैम को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। सैम चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। रविंद्र काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे सैम की आवाज़ सुनाई देती है। रविंद्र, ये क्या, ये तो सैम की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रविंद्र कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन वहाँ पर सैम कहीं नहीं दिखाई देता है। वो घर लौटकर आता है और शिव से पूछता है कि सैम कहाँ है। शिव, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी सैम कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। रविंद्र, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें सैम को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। वो जल लेकर आता है। रविंद्र और शिव कब्रिस्तान में जाते हैं। रविंद्र जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। रविंद्र कब्र के पास वो जल छिड़कता है, कब्र से अजीब गरीब सी आवाज़ें आती हैं। शिव और डर जाता है। रविंद्र, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेतात्माओं ने सैम को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो,
इसमें हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। रविंद्र उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर सैम लथपथ बेहोश पड़ा होता है। रविंद्र सैम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद रविंद्र उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है।